हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट इस वक्त है और उसका कितना प्रभाव जो है वो रोज़गार पर पड़ेगा। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ हैं, क्या वो इस साल जो है उनमें से कोई वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। और कुछ ये हम जो है वो इम्पॉर्टेंट जो डेटा है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कंडीशन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो रोज़गार और एजुकेशन के फील्ड से संबंधित जितने भी अपडेट्स होते हैं उनको जो है वो एनालिसिस किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है। तो वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एक स्टैट को हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से आप ये टाइटल देख पा रहे होंगे, कर्ज के जाल में फंसी हिमाचली अर्थव्यवस्था में दम घुटने की नौबत। और इसको यदि हम स्टैट के माध्यम से समझें या उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हिमाचल में बढ़ते कर्ज के जाल में राज्य की अर्थव्यवस्था में अब जो है वो दम घुटने की नौबत है और 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य सरकार ने ऋणों के मामले में अगले 5 साल की स्थिति को रखा है। इसके आंकड़े बताते हैं कि अगले 5 साल में लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने के लिए सरकार को 70,718 करोड़ रुपए भरने होंगे और इसमें से 44,617 करोड़ सिर्फ ब्याज के ही होंगे और कर्ज के भुगतान के लिए शेड्यूल को बनाए रखना राज्य सरकार के लिए चुनौती होगा। इसलिए वित्त आयोग से मदद मांगी गई है और इसकी वजह यह है कि भारत सरकार जो है वो यहीं तक इसको फिलहाल हम लेते हैं और यहाँ से आंकड़े उठाते हैं। वित्त वर्ष यदि 2026 से 27 की बात करें तो लोन की जो किस्त है वो 4,826 है। ब्याज की बात करें तो 7,535 करोड़ रुपए और टोटल देनदारी की बात करें तो 2026 और 27 में तो वो है 12,361 करोड़। ठीक है, ये वित्त वर्ष 2026 की हम बात 26-27 की बात हम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से 27-28 के आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं, वहीं 28-29 के आंकड़े दिए हुए हैं, 29-30 के हैं और 30-31 के। तो कुल राशि यदि हम लोन की ही बात करें 2030-31 तक तो 26,000 जो है वो 101 रुपये और ब्याज के टोटल अमाउंट की हम बात करें तो 44,617 करोड़ और जो टोटल देनदारी यहाँ से बन रही है वो 70,718 करोड़ रुपए। ठीक है, अब राज्य की जो वित्तीय हालत है उसको समझते हैं कि इस साल तक जो है वो कुल लोन कितना है, तो वो है 94,992 करोड़ और इस साल का कुल बजट है 58,444 करोड़। यानी कि लगभग आप 50% ही जो है वो बजट को यहाँ से मानिए। और सैलरी पेंशन और लोन पर जो खर्चा हो रहा है वो है 42,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मतलब सैलरी और पेंशन और लोन को मिला के इतना खर्चा जो है वो यहाँ से हो रहा है। अब 5 साल में जो लोन पर खर्च होगा वो होगा 70,718 करोड़ और 5 साल में हमें लोन कितना चाहिए, 55,000 करोड़। ठीक है, तो कुल मिला के यदि सैलरी पेंशन लोन खर्च का जो हम यहाँ से ये डेटा जो उठा के चलें तो उसके बाद तो हमारे पास जो है लोन को ऐड कर दिया जाए तो बाकी कामों के लिए तो हमारे पास जो पैसा है वो लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अब जैसे बाकी काम को हम यहाँ से समझ लेते हैं अगले पेज से। बाकी काम में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ से जो युवाओं के लिए चाहिए वो है जॉब क्रिएशन। ठीक है, जॉब्स क्रिएट भी आपने कर दिए हैं लेकिन उसको आप जो फिल करोगे, एग्ज़ाम के थ्रू फिल करोगे तो फिर वहाँ पे आप कहाँ से उनके लिए जो है वो सैलरी का अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, अब जॉब्स में भी हम बात कर लें तो एनटीटी है, आपका टीजीटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जेबीटी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पुलिस है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती होनी है, पटवारी है। ठीक है, या फिर पंचायत सचिव के बारे में भी बोला जा रहा है। तो कहाँ से सरकार जो है फिर इतनी सारी वैकेंसीज़ को फिल कर पाएगी। और यहाँ पे सरकार ने जो एक बात करें कि
आउटसोर्स का जो सहारा है वो यहाँ से सरकार ने लिया। जैसे एनटीटी की हम बात करते हैं तो पहले रेगुलर भर्ती की बात की जा रही थी, 1 साल वालों को भी रिलैक्सेशन देने की बात थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भर्ती एनसीटीई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी और भर्ती आउटसोर्स भी हो रही है, ठीक है। नॉर्म्स आपने एनसीटीई के लगा दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो हैं वो भर्ती को आउटसोर्स में भी कर रहे हैं, तो बात में थोड़ा-सा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है। और श्रीमान रोहित ठाकुर साहब की बात करें तो उन्होंने कहा है कि राज्य की जो वित्तीय हालत है वो ठीक नहीं है, इसलिए एनटीटी भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे की जा रही है। ठीक है, तो क्या कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में अब ये एक ट्रेंड सेटर की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो जा रही है कि भर्तियों को ज़्यादातर जो है वो आउटसोर्स पे रखा जाएगा या फिर फिक्स सैलरी की बात भी चल रही है। अच्छा, इसके बाद एक और जो दिक्कत है सरकार को उसका सामना भी करना पड़ेगा, वो ये है, एक तो पहले ही ओपीएस का जो एक तरह से रेशो है, जो मार्जिन है टोटल बजट में वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ऑलरेडी सरकार को ओपीएस का बर्डन था, ऊपर से ये हुआ है कोर्ट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है, उसको भी ओपीएस में कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख पेंशनर हैं और इतने ही एम्प्लॉइज़ भी हैं, अब 30 से 35 हज़ार का एक्स्ट्रा बर्डन कॉन्ट्रैक्ट वालों का जो है, वो भी अब सरकार पे पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से बहुत मुश्किल है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कि आप जो हैं रेगुलर इंटरवल पे जो है वो भर्तियां देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो, ठीक है। और लगभग 18 महीने के कार्यकाल में सरकार जो है अभी तक हालांकि कुछ जो भर्तियां हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो लगभग लास्ट स्टेज में पहुंच गई हैं, लेकिन एज पर नाउ जो है अभी भर्तियों की जो एक तरह से भर्तियां जिस लेवल पे होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और एनटीटी की बात करें तो इसमें भी आप ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 6300 है, ठीक है। और 6300 जो नंबर है वो बहुत बड़ा है हिमाचल जैसे छोटी टेरिटरी में, ठीक है। तो 6000 मतलब 6300 के करीब आप इसको रखिए, वैसे 6297 हैं, ठीक है। तो उनको जो है आउटसोर्स पे कहीं ये जो लोग हैं वो भरेंगे। वहीं यदि हम टीजीटी की बात करें, जेबीटी की बात करें, तो ये भर्तियां जो हैं वो भी बैच वाइज होनी है और लेटर ऑन आप देखेंगे क्योंकि टीजीटी का रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। अब स्टेशन जो है वो अलॉट होने हैं। जेबीटी का बहुत जल्द जो है 2-4 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तकरीबन तकरीबन 2200 के करीब ये जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं, तो 2200 का भी जो है वो सरकार पे बर्डन पड़ेगा, ठीक है। फिर इस साल टीजीटी और जेबीटी का एक एग्ज़ाम के माध्यम से जो एक तरह से रिक्रूटमेंट होना है वो कहीं न कहीं मुश्किल में है। अगर मैं अभी ये बात कहूँ तो क्योंकि जुलाई लग पड़ा है। अभी जो हमारा एचपीआरसीए है, ठीक है? जो हमीरपुर हमारा एक तरह से कमीशन है, उनके पास जो है वो एजेंसी नहीं है, तो एजेंसी तो सबसे पहले उनको जो है उसके लिए टेंडर करना पड़ेगा। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, सीएम साहब भी बिज़ी हैं और उसको किस तरह से कितने जल्द जो है सरकार उस एजेंसी को जो है वो फाइंड कर पाती है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन भी निकालेंगे, उसके बाद पेपर में भी टाइम लग ही जाता है, 4 से 5 महीने मान के चलिए। तो कुल मिला के जो सिनेरियो बन रहा है कि इस साल के एंड तक यदि नोटिफिकेशन आ जाए तो वो भी बढ़िया है, लेकिन यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर तो ऑब्वियस है कि दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं हो सकता है कि वो अगले साल तक भी चले जाएँ, ठीक है। क्योंकि इस बार एनटीटी भर्ती है, ठीक है। और इसके अलावा आप वित्तीय बोझ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 5 लाख महिलाएं हैं उनको जो है वो हर महीने 1500 रुपया जो है वो भी दिया जा रहा है। तो 800 से 900 करोड़ का जो अ, एक तरह से एक्स्ट्रा बर्डन है सरकार पे उसका भी है, ठीक है। और 2200 पद जो हैं टीजीटी जेबीटी के भी जो हैं वो भरे जाएंगे, तो उनका भी खर्चा होगा। 6300 जो पद हैं उनको भी सरकार जो है वो भरने की कोशिश कर रही है जो एनटीटी के हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो जो कांस्टेबल भर्ती है उसको भी सरकार जो है वो टॉप प्रायोरिटी में इस बार जो है वो रख रही है। उसमें उनके आरएनपी रूल्स में भी चेंजेस हुए हैं। तो इतनी सारी भर्तियां जैसे एक साल में कर पाना तो शायद अभी जो कंडीशन है हिमाचल प्रदेश की वही पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है।
क्योंकि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट अलग से है, पटवारी रिक्रूटमेंट अलग से है। टीजीटी और जेबीटी के 6000 पद जो हैं वो पहले स्वीकृत किए जा चुके हैं। उनमें से बैच वाइज जो भर्ती है वो लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। तो डायरेक्ट कमीशन के हिसाब से जो पद भरे जाने हैं उनमें अभी संशय है कि इस साल जो है वो भर्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये हिमाचल प्रदेश का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत ही मुश्किल इस वक्त स्थिति है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो रोज़गार पे पड़ेगा और जो युवा वर्ग है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखने को मिल भी रही है और मिलेगी भी। तो बाकी यदि अच्छा होगा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1-2 भर्ती जैसे पुलिस का है या फिर टीजीटी, जेबीटी का है, यदि ये हो जाती हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप मानते हैं कि थोड़ा-सा रिलैक्सेशन जो है वो भी उनको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी भर्तियाँ 1 साल में और इसी साल में कर पाना वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो यही है आज का कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है वो आर्थिक संकट जो है वो अपनी चरम सीमा पे जो है वो पहुंच रहा है और इसमें ओपीएस है, जो महिलाओं के जो 1500 रुपये हैं और जो कुछ एक भर्तियाँ होनी है उसके चलते हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा अगर मैं इम्पॉर्टेंट इसमें एलिमेंट जोड़ूँ तो जो हिमाचल प्रदेश में जो फ्लडिंग है या जो आपदा से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें भी हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा उसके लिए भी बचाए रखी है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें सारी जो हैं उसको देखते हुए इस बार इस साल के एंड तक कोई भर्ती जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम के माध्यम से यदि वो अ, दिख जाती है हमें तो अच्छा होगा। इसके अलावा जेईआईटी की भी बात कर लें पोस्ट कोड 817 में, वहाँ पे भी जो है वो उनका जो फाइनल रिज़ल्ट है जो आ जाएगा तकरीबन 1800 के करीब वो कैंडिडेट्स हैं, तो उनका भी सरकार पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन है। तो एक तो यदि पोस्ट कोड जो है न्यू रिक्रूटमेंट से हिमाचल प्रदेश जो सर्विस कमीशन है वो करवा ले तो कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ी बात होगी, जो स्पेशली नए पदों की मैं बात करूँ तो। बाकी ये आपने आज हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट पे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।